नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऋषभ पंत से मिलने डीडीसीए की टीम पहुंची है। ऋषभ पंत से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऋषभ पंत से अस्पताल में मिलने डीडीसीए की टीम पहुंची है। हॉस्पिटल डीडीसीए के डायरेक्टर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। श्याम सुंदर शर्मा के साथ 2 सदस्य और मौजूद हैं जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं ऋषभ पंत से मुलाकात करने। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऋषभ पंत से जुड़ी हुई मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं देहरादून के ऋषभ पंत और उनसे मिलने के लिए डीडीसीए की टीम पहुंची है। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा और उनके साथ 2 और सदस्य ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें, ऋषभ पंत का कल ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको काफी चोटें आई थी, काफी गंभीर उनको चोटें आई थी, जिसके बाद उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो आज ऋषभ पंत से मिलने डीडीसीए की टीम पहुंची है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा पैच है। अभय, ऋषभ पंत से मिलने सुबह अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे थे और उसके बाद अब डीडीसीए की टीम पहुंची है ऋषभ पंत से मिलने। उनका हालचाल जाना है, उनकी तबीयत के बारे में जाना है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं ऋषभ पंत, जिनका कल रुड़की में एक सड़क दुर्घटना में वो चोटी यहाँ पर हुए थे, मैक्स अस्पताल में उनका इस समय इलाज चल रहा है। और उस इलाज को जानने के लिए डीडीसीए के जो डायरेक्टर हैं श्याम सुंदर शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डीडीसीए के 2 सदस्य उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार से यहाँ पर ऋषभ पंत की इंजरी हुई है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है, उन सब चीजों को जानने का काम उनके साथ से किया जा रहा है। अभी जो अनऑफिशियली ये कह सकते हैं कि डीडीसीए के डायरेक्टर ने जो बातचीत यहाँ पर की है मैक्स अस्पताल में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल ऋषभ पंत के इलाज में बेहतर सुधार देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उन्हें आगे ये कह सकते हैं कि हाई सेंटर और ले जाने का काम किया जाएगा। उस पर उन्होंने अभी चुप्पी साधने का काम किया है, जबकि जो मैक्स अस्पताल के जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जल्द ही ऋषभ पंत को यहाँ से दिल्ली ले जाने का काम किया जाएगा ताकि वहां पर उच्च अस्पतालों में उसका बेहतर इलाज वहां पर हो सके और वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। क्योंकि ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मेन सदस्य हैं, दिल्ली रणजी टीम को प्लेयर भी हैं। बिल्कुल अभय, ऋषभ पंत की अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो उनके स्वास्थ्य में अब कितना सुधार हुआ है? और कहा जा रहा था कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, क्या अभी भी वो आईसीयू में ही हैं? और कितना उनकी तबीयत में कल से ज्यादा सुधार देखने को मिला है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? अभी तक जो डॉक्टर्स का जो हेल्थ बुलेटिन यहाँ पर जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, जो डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने आकर बताया है उसमें ऋषभ पंत के सुधार में ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार यहाँ पर होना बताया गया है। लेकिन जो इंजरी है अभी भी ये कह सकते हैं कि इंजरी डेंजरस तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उसमें काफी इंप्रूवमेंट होने की आवश्यकता है। उसको लगातार डॉक्टरों की जो निगरानी जो टीम है, 4 सदस्य डॉक्टरों की जो निगरानी टीम है, वो वहां पर उनको ठीक करने का काम वहां पर कर रही है। तो लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि ऋषभ पंत को आज शाम तक यहाँ से दिल्ली ले जाने का काम किया जाएगा। उनको एयरलिफ्ट बलस के जरिए उनको एयरलिफ्ट करने का काम किया जाएगा ताकि दिल्ली में अस्पतालों में उनका और बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। अगर किसी और चीज की गुंजाइश है तो फिर उनको लेकर जो डीडीसीए या बीसीआई है वो अपना अंतिम निर्णय यहाँ पर लेगा। जी बिल्कुल अभय, ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुनने में आया था कि उनका प्लास्टर कराया गया है, उनको काफी इंटरनल चोटें आई हैं जो अब वो क्रिकेट के पिच पर कभी नजर नहीं आ सकेंगे। इस तरीके की कुछ हेल्थ अपडेट क्या हॉस्पिटल की तरफ से जारी हुई है, डॉक्टर्स की तरफ से, या फिर ये अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं? अभी तक ये कह सकते हैं कि जो अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं कि ऋषभ पंत कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, वापस क्रिकेट के मैदान पर नहीं लौट पाएंगे, उन सभी अफवाहों पर ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से डॉक्टरों की कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं है। डॉक्टरों की तरफ से पूर्ण विराम उन अफवाहों पर यहाँ पर लगाया गया है। डॉक्टरों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ऋषभ पंत के उसमें एक लिगामेंट, उनके घुटने का जो लिगामेंट है उस पर इंजरी यहाँ पर हुई है, पीठ में कुछ चोटें उनकी हैं, उस पर भी बेहतर रिकवरी यहाँ पर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ऋषभ पंत की कल जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए आज की जो हेल्थ बुलेटिन मैक्स अस्पताल की तरफ से जारी किया गया उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उस प्रकार से इंजरियां उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से स्वस्थ होने में अभी समय जरूर लग सकता है। लेकिन सभी लोग
इस महान इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर के लिए सभी लोग यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर वीवीआईपी के आने का बिल्कुल अभय, ऋषभ के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। हर कोई उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। तो मैक्स अस्पताल पहुंचे हैं खानपुर विधायक उमेश कुमार। उन्होंने ऋषभ पंत से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। ऋषभ पंत के दोस्त हैं विधायक उमेश कुमार, जो मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने ऋषभ पंत से मिलकर उनका हालचाल जाना है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उमेश कुमार से मिलने विधायक ऋषभ पंत पहुंचे हैं मैक्स हॉस्पिटल, जहां पर उन्होंने ऋषभ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। ऋषभ पंत के दोस्त बताए जा रहे हैं उमेश कुमार, ऋषभ पंत के काफी करीबी दोस्त हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं मैक्स हॉस्पिटल और उनका हालचाल जाना है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंथुरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, मैक्स अस्पताल खानपुर विधायक उमेश कुमार भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी ऋषभ से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। जो ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम से, डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात वहां पर करी है और जो मैं उनसे जानने का प्रयास किया है कि ऋषभ पंत के समय जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो किस स्तर पर सुधार पाई है, क्या कुछ अभी डॉक्टरों की तरफ से उनको ट्रीटमेंट वहां पर देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ऋषभ पंत ये कह सकते हैं खानपुर विधायक के दोस्त कहे जाते हैं, उनके करीबी में से कहे जाते हैं। तो ऐसे में जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो सीधे तौर पर यही कहा जा रहा था, जो संभावनाएं यहाँ पर लगाई जा रही थी कि क्या ऋषभ पंत को दिल्ली ले जाने का किया जाएगा, तो फिलहाल अभी उन सब चीजों पर अंतिम निर्णय यहाँ पर नहीं हो पाया है। खानपुर विधायक ने भी यही कहा है कि कल की जो दुर्घटना यहाँ पर घटी थी, उस दुर्घटना के बाद से अब तक ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में काफी सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत वहां पर करी है, डॉक्टरों को भी और उस सुविधा के लिए यहाँ पर देने के लिए कहा गया है जिसकी आवश्यकता इस समय ऋषभ पंत को है, और बेहतर निगरानी करने के लिए उनकी तरफ से आग्रह जरूर अस्पताल प्रबंधन को वहां पर किया गया है, ताकि ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो सके। वो हम सब बिल्कुल अभय, हम यही चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं कि ऋषभ के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो और दोबारा से वो क्रिकेट के पिच पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अभय। मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत की स्पाइन और ब्रेन की एमआरआई रिपोर्ट सामने आई है। मैक्स अस्पताल प्रबंध के अनुसार सर्द और सूजन के कारण ऋषभ पंत के टखने और घुटने का एमआरआई शुक्रवार को नहीं हो पाया था, जो शनिवार को हुआ। हड्डी में कोई भी बड़ा फ्रैक्चर नहीं आया है। आपको बता दें कि शनिवार को फिल्म अभिनेता अनिल कपूर अनुपम खेर पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऋषभ पंत का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत हंस बोल रहे हैं, उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, वो पहले से काफी ठीक है। इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत की मां सरोज पंत से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पंत के चाहने वालों से अपील की है कि वो पंत के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो ऋषभ पंत की ब्रेन और एमआरआई रिपोर्ट सामान्य आई है। बहुत ज्यादा चोटें उनको नहीं आई हैं, सामान्य से चोटें हैं जिनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। यूके SSSC की परीक्षाओं में नकल के मामले में आयोग ने एक अहम निर्णय लिया है। आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं को दोबारा से कराने का फैसला लिया है। आयोग के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल अभ्यर्थियों ने यूके SSSC के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुंडन कराकर आयोग के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें, आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और सचिवालय रक्षक की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है। इन परीक्षाओं में वही अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी हुई है, जबकि कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर, उप निरीक्षक वाहन चालक, कमर्शियल अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती पर निर्णय लेने के लिए विधिक राय मांगी गई है। केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। सरकार ने 3 भर्तियां जो रद्द की है, वीडियो वन दरोगा, दोनों में मेरा सिलेक्शन था। अब आप सर, आप ये बताइए कि मैंने जो इतने संसाधन लगाए हैं, मैं इतने दिनों से जो है देहरादून में किराए पे रह रहा हूँ और इतना पैसा खर्च किया, सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। सरकार इस लाल कोठी में 2014 से लोग बैठे हुए हैं, जब इनकी बस की एग्जाम करवानी नहीं है, क्या सरकार ने उनका रिकवरी मारा है सर?
सिर्फ उनको सस्पेंड कर देती है, लेकिन रिकवरी मारा है क्या उनका? हमारा पैसा जो खर्च हुआ है उसका क्या है सर? जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, मेरे 3 अनमोल साल जो है इन्होंने बर्बाद कर दी, इसकी जवाबदेही कौन है? मैं तो केंद्र के एग्जाम की तैयारी कर लेता। उत्तराखंड का लॉलीपॉप क्यों पकड़ाया मुझे? उत्तराखंड चुनाव में क्यों पकड़ाया? पूरे प्रदेश को क्यों पकड़ाया है? उसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन ने बाकी एग्जाम भी कराए हैं, बाकी आप सबको जो है बचा दे यहाँ करे और बाकी एग्जाम कर। मैं वनदरोगा में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ और हमारा जो रिजल्ट आया था वो पिछले साल 8 जनवरी को आया था। उसके बाद इन्होंने हमारा फिजिकल करवाया जून में। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद में इन्होंने बोला कि अब जांच के पास में चला जाएगा, STF के पास में। जबरदस्ती हमारा जांच पे दिया गया, जबकि कोई इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं पाया गया है कि उसने किसी को कोई घूस दी हो या कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। अगर है तो हमारे सामने साक्ष्य रखे जाएं। हमें STF से हमने बात करी थी, STF ने हमें बोला अभी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं हुई है, जनवरी एंड में होगी। तो किस बेसिस पे दिसंबर एंड में इन्होंने डिसीजन ले लिया, वो भी एग्जाम कैंसिल करने का? वो हमारा वो हमारे लिए नहीं। जो 3 भर्तियां कैंसिल करी गई हैं वो STF के पास थी। बाकी जो इन्होंने करा है उसमें आपकी 8 भर्तियां थी, उनमें से कोई त्रुटि नहीं पाई गई, सब बढ़िया है, कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है जिनकी इन्होंने जांच। उत्तराखंड में धामी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी विकास को राज्य की जनता भी मान रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार सत्तासीन होने के बाद विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। उसी का परिणाम है आज देहरादून से पिथौरागढ़ का सफर 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। ऋषिकेश में एम्स स्थापित हो चुका है, जो दर्शाता है कि बीजेपी विकास के पथ पर अग्रसर है, विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, आपको बहुत कुछ नया दिखेगा और दिख रहा है। भाई, कब लोग सोच सकते थे कि उत्तराखंड में 5-5, 6-6 मेडिकल कॉलेज सरकारी हो जाएंगे? पिथौरागढ़ में, अल्मोड़े में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, रुद्रप्रयाग और देहरादून में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, या आपका हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। तो आप देखिए, ये क्रांति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। उसी तरह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र को देखते हो, हायर एजुकेशन को देखो, हमने शोभन सिंह जीना अभी एक यूनिवर्सिटी अल्मोड़े में डेवलप की, सुमन देव जी की यूनिवर्सिटी टेहरी में डेवलप की, अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग श्रीनगर में लाए, एम्स हम लोगों ने काशीपुर में बनवाया, IIM काशीपुर में हम लोगों ने बनाया, एम्स ऋषिकेश बना तो उसकी सैटेलाइट ब्रांच किच्छा में बन रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर आप सड़क की बात करते हो तो आज देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंचने में जब हम लोग पहले आते थे 18 घंटे लगते थे, अब 8.5 घंटे लग रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक बार फिर राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अपना वर्क कल्चर बदलने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, राज्य हित के लिए जनता समस्याओं का समाधान होना जरूरी है, उसके लिए अधिकारियों को अपना वर्क कल्चर बदलना चाहिए, उसमें सुधार करने की जरूरत है। धामी सरकार में इसकी शुरुआत हो गई है। अधिकारियों को जनता की समस्याओं को समझने और राज्य के विकास से जुड़े हुए पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, ताकि राज्य को उसका लाभ मिल सके। अधिकारियों के वर्क कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसमें अब सरकार गंभीर हो चुकी है। अधिकारियों को हिदायत दी जा चुकी है कि वो अपना वर्क कल्चर बदले, कमरों में बैठकर कोई निर्णय ना ले, पेंडेंसी बढ़ाने वाले कामों को ना करे, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आज सबसे बड़ी बात है कि एक वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति जो इस राज्य में लगातार कम होती जा रही है, उसको स्थापित करके और जो पब्लिक इंटरेस्ट के निर्णय किस तरह ले करके उनका क्रियान्वयन किया जाए। और क्योंकि जंगल एक ऐसा विभाग है कि इस राज्य में एक तो महत्वपूर्ण है कि 72% भूमि इस राज्य की फॉरेस्ट लैंड है। दूसरा, इस राज्य के लोगों की आजीविका ही जंगल पर निर्भर करती थी, और धीरे धीरे से नियम कानून के चक्कर में जंगल से कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेट। उत्तरकाशी के तुलियाड़ा गांव के पास झाड़ियों में पाकिस्तान का झंडा, लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर के साथ एक मोटी रस्सी से बंधे 100 से अधिक गुब्बारे बरामद किए गए हैं। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने इसकी पुष्टि की। क्षेत्र में पाकिस्तान के झंडे के साथ गुब्बारे लगे मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय और केंद्रीय
खुफिया एजेंसियां छानबीन में जुट गई हैं, अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना प्रदर्शन करना जानते हैं। ये धरना प्रदर्शन भी उन्हीं की पार्टी में अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए है। जी तो कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकते। उनका नाम है धरना एक्सपर्ट, वो धरना देने में एक्सपर्ट है। हरीश रावत जी के इतिहास के बारे में अगर जो आप जाओगे तो देखना, जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे तो वो तब धरने में बैठते थे। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने तो वो तब जाके कभी हर की पैड़ी पे धरना बैठ देते थे, कभी कुछ करते थे। तो हरीश रावत जी तो पूरी तरह से धरना एक्सपर्ट हैं, धरना की नौटंकीबाजी करते रहते हैं। उत्तराखंड की हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, हमें उन पर भरोसा है। हरीश रावत जी को अपने स्टेट की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। हरीश रावत जी को केंद्र की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। हरीश रावत जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी को ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। हरीश रावत जी और पूरी कांग्रेस आज केवल नौटंकीबाज करती है, केवल नौटंकी के लिए काम करती है। किस प्रकार से वो अपने आप का अस्तित्व बचाए रखें, इसके लिए हरीश रावत जी ये काम करते रहते हैं। उन्हें न जनता से मतलब है, न जन सरोकारों से मतलब है, और न उत्तराखंड की रीति नीति और संस्कृति से मतलब है। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के सुनार गांव निवासी अनिरुद्ध नेगी यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। कोरोना काल के बाद वो स्वदेश लौटे और अब गांव में ही ऑनलाइन के माध्यम से कंपनी में काम करने के साथ साथ गांव में ही बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अनिरुद्ध नेगी बताते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ के युवा लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ में ही पहाड़ के युवाओं को जागरूक करने के लिए बागवानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है और उनको स्वरोजगार की प्रेरणा दे रहे हैं। बेसिकली मेरी इस जगह में रुचि इस तरीके से बनी कि हम जैसे हिमाचल जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं तो वहाँ जाके देखने में समझ में आया है कि यही सेम क्लाइमेट, यही सेम सॉइल, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, बट वो लोग अपनी लैंड का यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे लैंड बैरन पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, जो आज की डेट पे जानवरों से और ज़्यादा बैरन होता जा रहा है, जानवरों के एनक्रोचमेंट से ना। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि सेम चीज़ होते हुए भी उत्तराखंड में सारा लैंड बैरन है, लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो इन्हीं चीज़ को कल्टीवेट अगर करा जाए तो सेम क्रॉप, कैश क्रॉप्स हम भी ले सकते हैं जैसे जीएनके और हिमाचल में लिया जा रहा है, और इस तरीके से वो लोग वहाँ पे माइग्रेट भी नहीं कर रहे हैं और अपना सेम मतलब अपने घर पे रह के अपना रोजगार। मंडल में सर्विस करता था, मैं रीजनल मैनेजर था वहाँ पर। और आप जानते हैं टूरिज्म सेक्टर तो वैसे भी लग्जरी सेक्टर होता है, पर लेकिन मुझे लगा कि हमारे पहाड़ से लोग जो हैं सब लोग नीचे पलायन कर रहे हैं और मैंने फिर वापस रिवर्स पलायन किया। हम लगभग इस काम को 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल मैंने जब मैं इन सर्विस था तब से शुरू कर दिया था मैंने। अभी 2 साल से मैं रिटायर हो गया हूँ और अब घर में ही काम कर रहा हूँ। हमने जो फ्रूट्स लगाए हैं यहाँ पर वो सब हमने ज़्यादातर इम्पोर्ट किए हुए हैं और इसे एक इकोनॉमी जो स्थिति है वो पहाड़ की बहुत सुधर जाएगी अगर लोग पहाड़ में काम करेंगे। आप अगर हिमाचल में जाएंगे तो देखेंगे सभी लोग संपन्न हैं और उत्तराखंड भी ठीक उसी तरह है जैसे हिमाचल है। अगर हम लोग भी काम करते हैं तो प्लान अवश्य रुकिएगा जो इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। बड़ी संख्या में देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं सैलानी। जी हां, नए साल के जश्न के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सैलानी। मसूरी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में होटल रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नशे में वाहन चालकों की जांच और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इस दौरान नशे में मिलता है, नशे में वाहन चलाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मोटरसाइकिल और बाकी वाहनों पर स्टंट पर नियंत्रण रखा जाए। स्टंट करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन जारी की गई है, इसके लिए
सैलानियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। बार में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, सड़क चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और अगर होती है तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क कर सके। सिनेमा घरों और शॉपिंग मॉल में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अग्निशमन सेवा को विशेष रूप से सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अराजक और अवांछित तत्वों को रोकने के लिए सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है। अवांछित तत्वों पर, हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए एलआईयू को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोविड-19 के नियंत्रण के निर्देशों का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने वाले आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं मसूरी विंटरलाइन कार्निवल का शुक्रवार देर रात समापन हो गया। समापन समारोह में माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा का सुंदर मंचन किया गया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। बता दें, नाटक पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई की ओर से आयोजित किया गया था। नाटक के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि देहरादून में करीब 15 दिन तक अपने कलाकारों के साथ रिहर्सल की गई थी और आज अब नाटक को प्रस्तुत किया गया तो सभी लोगों ने इसका आनंद लिया और सभी को नाटक पसंद आया। बजट एक बहुत बड़ा इशू था क्योंकि इसमें बजट जो है सरकारी स्तर से नहीं मिलता है, बल्कि इसमें स्पॉन्सरशिप या CSR फंड से लेना होता है। तो बहुत सारी कठिन चुनौतियां थी। इसके बावजूद भी जो आयोजन समिति के जो पदाधिकारी गण थे, जो मसूरी के लोग थे, उनकी मांग थी, उन्होंने इस विषय को उठाया तो समिति परिवार की कंडीशन ऐसी थी कि मैं नहीं टाइम दे पाई ना, लेकिन इस बार जब छुट्टियां भी थी तो मैंने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जो मेरे जैसे छोटा बेटा है मेरी बेटी ने भी परफॉर्म किया है, जो माता का रोल है वो मेरी बेटी है। तो मैं चाहती हूँ कि जनरेशन हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं, उनको जाने, है ना, क्योंकि जैसे गीतों के माध्यम से हम लोग संदेश आगे पहुंचाते हैं। एक्चुअली उम्मीद थी कि पब्लिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि माधो सिंह भंडारी के लिए जिस तरह से हम लोग ने पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कार्यवाल समिति का, सोनिका मैडम का, SDM साहब का, निधि जी का। तो बड़ा उत्साह था हम लोगों के अंदर और मैसेज लगाकर हमको कंटिन्यू फोन करने की जितना बड़ा अच्छा उनका वो है, लेखन और निर्देशन का लाजवाब है। और मैं तो एक संयोजक की भूमिका में रहा और संयोजक हूँ पर्वतीय नाट्य मंच। इस नाते मुझ पर भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, मंच से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी थी। सुबह यहाँ से देहरादून का वहाँ पर है, मैंने कहा मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट जो वहाँ के ऑनर हैं बलबीर सिंह। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।